हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था और उसको हम रिवाइज करते हुए आज वाली क्लास में K2Cr2O7 के कॉन्सेप्ट्स और उसकी एप्लीकेशंस डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था वो देख लेते हैं। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 है, उसको जिस ओर से बनाते हैं उसका फॉर्मूला है FeOCr2O3। इट इज कॉल्ड क्रोमेट, फेरोक्रोम और क्रोम आयरन। अब हम क्रोम आयरन को क्या करते हैं, NaOH पाउडर के साथ मिक्स करके और एक्सेस ऑफ एयर यानी बोलो एक्सेस ऑफ O2 की प्रेजेंस में फर्नेस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो ये मिक्सचर आपस में एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट और फेरिक ऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्रोमेट वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 वाटर इनसॉल्युबल है। तो हम इस मिक्सचर को फर्नेस से विड्रॉ करके और वाटर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो वाटर के अंदर ये सारा सॉल्युबल हो जाता है और ये इनसॉल्युबल रहता है। तो ये रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, तो हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं। तो Fe2O3 सॉल्यूशन से अलग हो जाता है और फिल्टर जो मिलता है वो Na2CrO4 का सॉल्यूशन मिलता है और ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। अब हम इस सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं। तो ये रिएक्शन करके सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है और सोडियम सल्फेट अनदर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब इन दोनों में फिर वापस सोडियम सल्फेट लेस सॉल्युबल होता है। तो हम इस सॉल्यूशन को कूल डाउन करते हैं। जब हम इसकी कूलिंग करते हैं तो जो लेस सॉल्युबल कंपोनेंट होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो हम जब इसके सॉल्यूशन को हम कूल डाउन करते हैं तो सोडियम सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं, सोडियम सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो प्रेसिपिटेट होने लग जाते हैं और इन जैसे जैसे क्रिस्टल डेवलप होते रहते हैं हम उसको सॉल्यूशन से विड्रॉ कर लेते हैं और फाइनली हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 का सॉल्यूशन मिलता है। और फिर इस Na2Cr2O7 के सॉल्यूशन के अंदर KCl डाल देते हैं तो NaCl और K2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सॉल्यूशन में फिर K2Cr2O7 की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है, लेस है। इसकी सॉल्युबिलिटी लेस है NaCl के कंपैरिजन में। तो इस सॉल्यूशन को वापस हम कूल डाउन करते हैं। जब कूलिंग करते हैं तो ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग। अब ये K2Cr2O7 प्योर फॉर्म में हमको मिल जाता है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म ऑरेंज रेड क्रिस्टल which melt at 669 Kelvin. It is moderately soluble in cold water but fairly soluble in hot water. अब बेसिक इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, लेबोरेटरी के अंदर है। और K2Cr2O7 का जो सॉल्यूशन है उस पे एसिड और बेस का एक इफेक्ट पड़ता है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि pH चेंज होने से इसका एक इक्विलिब्रियम बनता है। pH 4 पर ये इक्विलिब्रियम होता है। इसमें क्या है, ये क्रोमेट आयन है। दिस इज क्रोमेट आयन। तो जब क्रोमेट आयन है तो ये क्रोमेट आयन क्या है बेटा, क्रोमेट आयन है CrO4 माइनस इज कॉल्ड क्रोमेट आयन एंड Cr2O7 माइनस 2 इज कॉल्ड डाइक्रोमेट आयन। तो क्रोमेट आयन, अगर हमारे पास क्रोमेट आयन का सॉल्यूशन है तो क्रोमेट आयन का येलो कलर का सॉल्यूशन है। और ये इसमें जब हम एसिड ऐड करते हैं, क्रोमेट आयन के सॉल्यूशन में जब हम एसिड ऐड करते हैं यानी 2H+ का मतलब एसिड ऐड किया हुआ है, तो ये क्रोमेट आयन 2 क्रोमेट आयन है और 2H+ आयन है। ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्रोमेट आयन बना लेते हैं और ये हाइड्रोजन क्रोमेट आयन वापस आपस में दोनों मॉलिक्यूल जो आयन दोनों आयन जो हैं, हाइड्रोजन क्रोमेट आयंस जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके डाइक्रोमेट आयन का ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बना देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्रोमेट आयन, येलो कलर के क्रोमेट आयन के सॉल्यूशन में जैसे ही एसिड ऐड करेंगे तो एसिड ऐड करते ही pH डिक्रीज हो जाएगी। एसिड ऐड करते ही pH डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एसिड जितना ज्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होता है pH उसकी उतनी कम होती है। अगर pH इंक्रीज हो रही है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है और बेसिक बढ़ता जा रहा है। pH लेस देन 7 होता है तो एसिडिक होता है और pH ग्रेटर देन 7 होता है तो बेसिक होता है।
तो क्रोमेट आयन के सॉल्यूशन में जब हम एसिड डालते हैं तो पहले क्रोमेट आयन हाइड्रोजन क्रोमेट आयन HCrO4- में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये हाइड्रोजन क्रोमेट आयन आपस में रिएक्ट करके डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जैसे ही डाइक्रोमेट आयन बनता है तो सॉल्यूशन येलो से ऑरेंज हो जाता है क्योंकि क्रोमेट आयन का कलर येलो है और डाइक्रोमेट आयन का कलर ऑरेंज है। अब ये इसी तरह से अगर हम इस सॉल्यूशन में इसका मतलब क्रोमेट आयन का यूं बोल सकते हैं हम क्रोमेट आयन का पीएच डिक्रीज करेंगे तो वो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। पीएच डिक्रीज करेंगे मतलब उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे, लेकिन ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसका मतलब अगर हम इस H+ आयन को न्यूट्रलाइज करें, इस H+ आयन को न्यूट्रलाइज करें यानी बेस डाल दें, तो H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। तो हमने जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर बेस डाला, बेस डालने का मतलब हमने पीएच इंक्रीज की, तो बेस डालते ही क्या हो जाएगा, जो बेस के OH- आयन है, ये बेस के OH- आयन, हमने बेस ऐड किया तो बेस OH- आयन देगा, तो ये 2H+ और 2OH- आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर। अब क्या हो गया, ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टेंट विड्रॉ करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी और अगर रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने जैसे ही OH- आयन डाले क्रोमेट आयन के एसिडिक सॉल्यूशन में, क्रोमेट आयन के एसिडिक सॉल्यूशन में हमने क्या डाला, OH- आयन डाला। OH- आयन डाला तो ये OH- आयन ये जो रिएक्टेंट है, यहाँ H+ रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बन रहे हैं, तो एक तरह से H+ आयन विड्रॉ हो रहा है। OH- आयन इस रिएक्शन के H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी क्रोमेट आयन वापस पीछे की तरफ मूव करेंगे टू क्रोमेट की तरफ, डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन की तरफ जाएंगे, डाइक्रोमेट आयन। तो हम जैसे ही इसमें क्या करेंगे, जैसे ही हमने OH- आयन ऐड किया, ये OH- आयन ऐड किया, वाटर बना, तो ये रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो गई, मतलब डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में। तो और अगर हमने इसमें OH- आयन नहीं डाला, H+ आयन डाला इसके सॉल्यूशन में, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक मीडियम में अगर क्रोमेट आयन के सॉल्यूशन में हम जैसे जैसे एसिड बढ़ाते जाएंगे, H+ आयन बढ़ाते जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ती जाएगी और डाइक्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और सॉल्यूशन येलो से ऑरेंज होता जाएगा। अब इस डाइक्रोमेट आयन का सॉल्यूशन है, अगर वो सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस सॉल्यूशन में क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन कम है और डाइक्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि H+ आयन ज्यादा होने से फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो गई और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी क्रोमेट आयन टू डाइक्रोमेट आयन शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अब अगर हम इसी सॉल्यूशन में जिसमें इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का दिख रहा है, उसके अंदर हम बेस मिलाना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही बेस मिलाना स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, बेस मिलाते ही ये बेस क्या करेगा, इन H+ आयन को कंज्यूम करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये H2O जैसे ही बनेगा तो H2O बनेगा तो ये H+ आयन विड्रॉ होते जा रहे हैं, H+ आयन विड्रॉ, तो जैसे ही H+ आयन न्यूट्रलाइज होंगे तो ये जो डाइक्रोमेट आयन है वो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होने लग जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाएगा। मोर डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट इनटू मोर क्रोमेट आयन, यानी तो कब होगा, अगर हमारे को डाइक्रोमेट आयन को क्रोमेट आयन में कन्वर्ट करना है तो उसके सॉल्यूशन में आप बेस डाल दो तो क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमारे पास क्रोमेट आयन का सॉल्यूशन है, क्रोमेट आयन का सॉल्यूशन है और क्रोमेट आयन के सॉल्यूशन को डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर हम H+ आयन ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे। तो एसिड ऐड करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इस रिएक्शन का। बेस इंक्रीज करने से बेस इस H+ आयन को न्यूट्रलाइज करके विड्रॉ कर रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, pH 4 पर ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, इसका मतलब pH 4 पे तो ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन pH 4 से हमने pH 3 कर दिया तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि pH 4 से 3 किया तो एसिडिक हो गया, pH 4 से 3 किया, 3 के बाद 2 किया, तो जैसे जैसे pH 4 से कम करेंगे यानी एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, जैसे जैसे pH 4 से कम करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी सॉल्यूशन की, एसिडिक कैरेक्टर सॉल्यूशन का बढ़ेगा और क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा।
लेकिन हम जैसे pH4 को pH5, 6 की तरफ ले जाएंगे तो हम इसमें बेस डालेंगे ताकि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो, तो H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा और क्रोमेट आयन यानी pH4 से अगर सॉल्यूशन जैसे जैसे pH4 जैसे हम pH को डिक्रीज करेंगे यानी pH4 को pH3 में कन्वर्ट किया, pH2 में कन्वर्ट किया, तो क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि pH डिक्रीज हो रहा है तो H+ आयन ऐड हो रहे हैं, H+ आयन हो रहे हैं तो डाइक्रोमेट आयन का, यानी pH आपसे कोई पूछे pH3 है, pH2 है तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? इसका, क्योंकि एसिडिक मीडियम में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। लेकिन अगर pH4 की जगह pH5 कर दिया, 6 कर दिया, यानी हमने उसमें बेस डाल के pH बढ़ाया, एसिडिक कैरेक्टर कम किया, मतलब H+ आयन कम किए, तो H+ आयन कम करेंगे तो डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके एक सॉल्यूशन पर pH का एक इफेक्ट होता है जो बुक एनसीईआरटी बुक के अंदर या बोर्ड्स बुक के अंदर इसका क्वेश्चन भी है, तो उसके अंदर आप इसको एक बार पोस्ट करके देख लेना। वैसे मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इफेक्ट ऑफ pH ऑन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन इक्विलिब्रियम। अब दूसरा आ जाता है बेटा इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो हमारे को इसकी आयनिक इक्वेशन ही जनरली लर्न करनी है। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें क्या होता है, K2Cr2 की बात करें हम तो K2Cr2 का जो Cr2O7 -2 आयन है, डाइक्रोमेट आयन है, ये डाइक्रोमेट आयन में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें क्रोमियम का, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 7 ऑक्सीजन है, -2 है इक्वल्स टू -2, ये -2 ऊपर चार्ज है, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +12, ये -14 इधर गया तो +14 हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू +6, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +6। तो क्रोमियम Cr2O7 के क्रोमियम पर +6 है, Cr2O7 के क्रोमियम पर +6 है। तो यहां पर क्या होता है जब एसिडिक मीडियम में Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, 2 क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझना बेटा, इसमें यह है कि हम ये रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका ये आयनिक रिएक्शन आप लर्न कर लो। ये आयनिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Cr2O7 -2 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रोमियम, 3+ एंड 7H2। अगर आपको एक बार ये आपने इसको अच्छे से लर्न कर लिया, रट लिया, ठीक है, तो आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर आपको मैं कुछ रिएक्शंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे हमारे पास आयोडाइड है, तो आयोडाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है, आयोडाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आयोडाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा 2I- तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब देखो Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट आयन का सॉल्यूशन और आयोडाइड आयन का सॉल्यूशन है, तो ये तो हो जाएगा K2Cr2O7, ये हो गया 2Ki, ठीक है। अब क्या होगा 2I- gives I2 + 2 इलेक्ट्रॉन। आपको केवल इतना सा लर्न करना है। अगर आपको आ गया Ki के साथ रिएक्शन क्या होगा, तो ये वाला रिएक्शन लिखना है। आयोडाइड के साथ Cr2O7 -2 किस तरह से रिएक्ट करता है, तो देखो मैं कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। अब देखो इसमें क्या हुआ 2I- I2 में कन्वर्ट हो गया, तो आपने एक बार तो ये वाला रिएक्शन अच्छे से रट लिया। अब 2I- आप सबका कंसेप्ट क्लियर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो रिडक्शन रिएक्शन हुआ। यहाँ जो क्रोमियम है, दोनों क्रोमियम ने इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा क्रोमियम पे चार्ज कितना आया +6 और +6, ठीक है, यानी ये जो दोनों क्रोमियम है, इन दोनों क्रोमियम पर कौन सा चार्ज है, इन दोनों क्रोमियम पर +6 चार्ज है। अभी निकाला हमने 2x = +12, तो x = +6, यानी दोनों क्रोमियम पे मिला के +12 चार्ज है, दोनों क्रोमियम पे मिला के कितना +12 चार्ज है, इस पे भी +6 है, इस पे भी +6 है। अब इनों में से क्या हुआ, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किए, 3 इसने गेन किया, 3 इसने गेन किया, 6 हो गए, तो दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमियम +3 में। तो ये ऐसा ही लिखा हुआ है।
कि K2Cr2O7 के दोनों क्रोमियम जिस पर +6 चार्ज है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहे हैं एसिडिक मीडियम में। अब आप पूछोगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन आयोडाइड देगा, ये इलेक्ट्रॉन आयोडाइड देगा। तो आयोडाइड का तो ये ऊपर वाला जो रिएक्शन हुआ वो हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि गेन ऑफ रिएक्शन तो ये तो हो गया, दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो ये वाला रिएक्शन है, दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी 6 करना पड़ेगा। तो इसको 6 करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Cr2O7 -2 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हुआ, 3 से करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन 3 2 6, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन आ गई मेरे पास Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 3 × 2 6I माइनस 2 क्रोमियम प्लस 3I2 7H2O। Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6I माइनस 2Cr प्लस 3 प्लस 3I2 प्लस 7H2। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट ये वाली रिएक्शन लर्न करते हैं, तो वो फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे बेस्ट है आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये रट लो, ठीक है। इस रिएक्शन को रटने के बजाय आप ये वाली रिएक्शन रट लो। अब बाकी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिएक्शन आप खुद ही बना लोगे, ठीक है। अगर सपोज करो इसकी जगह सल्फाइड आ गया, देखो मैं अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज करो सल्फाइड आ गया तो S-2 है, तो S-2 का ऑक्सीडेशन होगा तो वो सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। अब वापस वही वाली बात है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, और अब जब 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, वापस वो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3s-2, ये हो गया ना 3s-2, एंड यहाँ 3I2 की जगह क्या लिख देंगे, 3 सल्फर। अब बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं सर बुक के अंदर तो है ना S-2 गिवन नहीं है, H2S से रिएक्शन पूछा है। तो देखो H2S भी किस में आयनाइज होता है, H2S भी आयनाइज होता है 2H प्लस एंड S-2 में। H2S किस में आयनाइज होता है, H2S आयनाइज होता है 2H प्लस एंड S-2 आयन में। तो ये S-2 आयन बनाएगा, ठीक है। तो अगर आपको S-2 आयन न देकर क्या दिया हुआ है, H2S दे रखा है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H2S ये H2S है। तो H2S का जो S-2 है ये वाला S-2 तो S में कन्वर्ट हो गया, और ये 2H प्लस आयन यूं के यूं रह जाएंगे। वापस आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आप जब 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3s2s। आप ध्यान से देखते जाओ, आपको लगेगा कि ये मेथड बहुत अच्छा है, बिना रटे हम रिएक्शंस बना रहे हैं, ठीक है। तो खाली एक ये वाला इक्वेशन लर्न करके, लेकिन हाँ अब ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए मेथड अच्छा है जिन्होंने 11 का रिडॉक्स अच्छे से लर्न करके या अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। 11 की केमिस्ट्री जिस स्टूडेंट की जितनी अच्छी है, उसकी हायर एजुकेशन 12th और आगे की जो क्लासेस है, BSc MSc या कोई भी किसी भी कॉलेज में जाता है तो उसको केमिस्ट्री हमेशा इजी लगेगी अगर उसका 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर है तो, ठीक है। H2S 2H प्लस सल्फर 3 से हो गया, तो देखो यहाँ हो जाएगा 3, ये 3 सल्फर और ये 3 × 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 2 करेंगे तो H प्लस आयन लिखना है अपना, ये H प्लस, तो ये 6H प्लस आयन हो गया। तो अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, अब ये तो लिख तो दिया, तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो
Cr2O7 -2। अब ये 14H प्लस आयन है, ये 14H प्लस आयन है आप देखो, और ये 6H प्लस आयन है, तो ये 6H प्लस आयन से 14H प्लस आयन कैंसिल हो गए, तो बाकी कितना बच गया 8H प्लस आयन, क्योंकि ये 6H प्लस आयन इधर आएंगे तो 14 - 6 हो जाएगा, तो 14 - 6H प्लस आयन, 14 में से 6 गए तो कितना बचा 8H प्लस, और ये 3H2S 2 क्रोमियम प्लस 3 प्लस 3 सल्फर प्लस 7H2, ठीक है। Cr2O7 -2 प्लस 8H प्लस 3H2S 2 क्रोमियम प्लस 3 सल्फर H2, तो ये देखो H2S के साथ बन गई। ये बहुत बार बोर्ड में आई है कि हाउ टू रिएक्ट क्रोमेट आयन विद H2S इन एसिडिक मीडियम, तो ये रिएक्शन लिखना है और इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इसी तरह से अगर सपोज करो हमारे पास ये आ गया SO3 -2 आयन, तो SO3 -2 या ये ले लेते हैं, पहले इसका भी काफी रिएक्शन पूछा हुआ है Fe+2 का, तो Fe+2 क्योंकि ये सब सिमिलर हो जाएंगे, अब ये डिफरेंट हो गया देखो Fe+3, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज हुआ, फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जब फेरस किस में कन्वर्ट होगा, फेरिक में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि यहां 1 इलेक्ट्रॉन है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये 3, अब यहां पर ये 6Fe+2 हो जाएगा, ये क्या हो गया 6Fe+2, और 3 सल्फर नहीं आएगा, सल्फर तो है नहीं, और ये हो जाएगा 6Fe+2। तो आप इसी तरह से Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट होगा, इसी तरह से जैसे आपको आ जाए Sn+2 का रिएक्शन कराना है, तो ऑक्सीडेशन होगा Sn+2, तो Sn+4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब यहाँ Sn+2 रख दो, +4 रख दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 6 से मल्टीप्लाई करो, Pb+2 Pb+4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 2Cl Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस अगर हम लर्न कर लें तो इनको फिर इसमें डाल के अपन कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑक्जेलेट आयन है C2O4 -2, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो ऑक्जेलेट आयन C2O4- और ये कन्वर्ट हो जाता है 2CO2 +2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि -2 न्यूट्रलाइज हो गया। तो अगर ऑक्जेलेट आयन की रिएक्शन पूछ ले, यानी ऑक्जेलिक एसिड जो ट्राइट्रेशन भी है हमारे सिलेबस में, ठीक है, C2O4 -2, तो यहां हो जाएगा 2CO2 +2 इलेक्ट्रॉन। बस हम अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बेटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 3C2O4 -2 और 6Fe+2 की जगह आ जाएगा 2CO2। तो आई थिंक आपको अब आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरह से रिएक्शन बनाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी रिएक्शन लर्न कर लो जो बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं अपन। मैंने ये 4 रिएक्शन लिखी हुई है और फिर मैंने I- की बताई, Fe+2 की बताई, H2S की बताई, S-2 की बताई, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप तो आपको थोड़ा लर्न करने में और रिटेन करने में इजी रहेगा। ये सारी रिडॉक्स रिएक्शन थी, इसमें ये वाली तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और जो हम नीचे लिख रहे थे वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और दोनों को ऐड करके रिडॉक्स रिएक्शन बना रहे। इसमें K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ रिड्यूस होता है। तो जो ये तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को रिडक्शन बोलते हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। और K2Cr2O7 क्या है, K2Cr2O7 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद रिड्यूस होगा वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर्स, रिड्यूस इटसेल्फ। अब यहाँ पर अगर आपको इक्विवेलेंट मास पूछे, जैसे वो बोर्ड्स पे नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव में बहुत बार आ जाता है
इक्विवेलेंट मास ऑफ, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो K2Cr27 का मोलिकुलर मास है, दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ K2Cr27, दिस इज द मोलिकुलर मास ऑफ K2Cr27, मोलिकुलर मास ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। तो ये मोलिकुलर मास है किसका, K2Cr2O7 का, डिवाइड बाय 6 कर देंगे, क्योंकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देखो, तो 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है ड्यूरिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वापस सुनना, 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, उतने इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं, यानी ये 6 है तो 6 है, यहां पे 4 होता है तो 4 से करते, 5 होता है तो 5 से करते हैं। तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मोलिकुलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इन्वॉल्व इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बट ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ 2 मोल होता है अगर बैलेंसिंग में, तो यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं, मैंने क्या कहा 1 मोल, ये 1 मोल है, इसका 1 मोल ही गेन कर रहा है, ठीक है। KMnO4 में और ज्यादा क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको आप डिवाइड कर दो किससे, उसके मोलिकुलर मास से, यानी K2Cr27 का मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 6। अब हमने ये देखो, ये कुछ रिएक्शन है जो मैंने अभी डिस्कस की, ये आयोडाइड के साथ रिएक्शन है, Fe+2 के साथ है, H2S के साथ है, Cl- के साथ है और SO2 के साथ है, तो SO2 SO4- में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह से वही हो गया 3 से। तो ये मेनली 1 2 3 4 5 इन रिएक्शंस को अच्छे से लर्न कर लेना, लेकिन मैंने कहा ना लर्न मत करो, इसको स्प्लिटिंग मेथड से करो। स्प्लिटिंग का मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बना के उनको ऐड कर दो, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी, कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन है। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटाइन और डाइक्रोमेटाइन भी हमारे सिलेबस में है। तो क्रोमेटाइन में क्या है, CrO4-, ठीक है, CrO4-2 आयन है, और ये है डाइक्रोमेटाइन क्या है, Cr2O7-2 आयन है। अब ये CrO4 है, तो क्रोमियम दोनों में ही, अब देखो अगर यहां पर मैं क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो X+4 - 2 = -2 X = +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है। यहां देखो 2X + 7 - 2 - 2 2X = +12, तो X = +6। तो देखा जाए तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है, दोनों में क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, और क्रोमियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होती है। क्रोमियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अगर हम प्रीवियस क्लासेस जिन्होंने अच्छे से अटेंड की है तो मैंने बताया था कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 +5 +7, तो इन केटाइंस की पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल जैसे Mn+7 V+5 क्रोमियम +6 ये नेगेटिव आयन के साथ नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दोनों मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड है, पर मेटल नॉन मेटल कंपाउंड होने के बावजूद भी इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करता है तो इन दोनों के कोवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। CrO4- में क्रोमियम सेंटर एटम है और 4 ऑक्सीजन है जो टेट्राहेड्रल मैनर में इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया CrO4, और ये CrO4- और यहां डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ गया। और क्रोमियम, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन। तो ये हमारा कौन सा आयन है, दिस इज द आवर क्रोमेट आयन।
और अब डाइक्रोमेट आयन देखो आप, ये डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं हम, तो इसमें 2 क्रोमियम है और डाइक्रोमेट आयन भी क्या होगा, ये देखो तो दिस इज क्रोमेट आयन एंड दिस इज डाइक्रोमेट आयन। ये बहुत बार एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। अब इसमें -2 है, इसमें भी -2 है, और इसमें ये ऑक्सीजन कॉमन हो जाता है दोनों के बीच में। तो लेट्स सी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने K2Cr2 के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं KMnO4। KMnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको जो हम प्रिपेयर करते हैं वो पायरोल्यूसाइड ओर से करते हैं, जिसका फॉर्मूला MnO2 है। तो पायरोल्यूसाइड MnO2 है, और MnO2 से हम इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये देखो। सबसे पहले हम MnO2 को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पायरोल्यूसाइड को KOH पाउडर के साथ मिक्स करके और एयर की प्रेजेंस में यानी O2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ग्रीन कलर का K2MnO4 बनाता है। ग्रीन कलर का K2MnO4 बनाता है। K2MnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। K2MnO4 को बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। तो सबसे पहले MnO2 और KOH, 2MnO2 + 4KOH O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं फर्नेस में और K2MnO2 को फॉर्म करते हैं। अब इस K2MnO4 को विड्रॉ कर लेते हैं फर्नेस से, और ये जो पोटेशियम मैग्नेट है इसका Cl2 से, ओजोन से या किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जरूरी नहीं है कि हम Cl2 ले, Cl2 के अलावा भी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, जैसे O3 होता है, या इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी करते हैं, पर जनरली हम Cl2 ही लेते हैं क्योंकि Cl2 कंपैरेटिवली इजीली अवेलेबल रहती है। तो जो पोटेशियम मैग्नेट है 2K2MnO4, इसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो Cl2 यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl2 यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl2 K2MnO4 को KMnO4 में कन्वर्ट कर देती है। तो K2MnO4 इज कॉल्ड पोटेशियम मैग्नेट एंड इट इज कॉल्ड पोटेशियम परमैग्नेट। तो हम जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो ये है। अब अगर हम इस पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो Mn पर x ले लो, 4 - 2 = 0, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है और 2K+ है, तो ये हो गया। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो Mn पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, क्योंकि -8 और -8 इधर गया, +8 और ये प्लस इधर गया 6, कर लेना, +6 आएगी। तो इस Mn पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस Mn पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। ठीक है, अब हम अगर इस Mn पे फाइंड आउट करें, x 4 - 2 0 +1, तो x = +7 आएगा। तो यहां पर जो ये वाला Mn है इस पोटेशियम परमैग्नेट में, ये जो है इस पे +7 आ रहा है। तो ये Mn पर +6, ये Mn पर +7, तो +6 से +7 आ गया। Anyway, तो अब पोटेशियम परमैग्नेट बन गया। अब K2Cr2 तो केवल एसिडिक मीडियम के अंदर ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, पर जो हमारा पोटेशियम परमैग्नेट है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। पोटेशियम परमैग्नेट एग्जिस्ट एज अ डार्क पर्पल ब्लैक प्रिज्म क्रिस्टल, यानी जिस कलर के फॉन्ट है उसी कलर का KMnO4 होता है। Having a greenish metallic luster, it melts at 5 to 73 Kelvin. It's moderately soluble in water at room temperature, giving a purple solution. इस तरह का solution दे देगा। However, its solubility in water increase with increase of temperature. यानी temperature बढ़ाने से इसकी solubility बढ़ जाती है। और it act as a good oxidizing agent and laboratory analytical reagent. ठीक है,
और पोटेशियम परमनेट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल, अल्कलाइन एंड एसिडिक मीडियम। फिर यहां पर मैं यही कहूंगा कि आप इसकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन रट लो, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, और उसके बाद उसके अंदर रिएक्शन को ऐड करेंगे जैसे हमने K2Cr2O7 में किया था। ध्यान दो, इसका जो एसिडिक मीडियम है, सबसे पहले मैं एसिडिक मीडियम डिस्कस कर रहा हूं। एसिडिक मीडियम में तो KMnO4 का MnO4 माइनस ही रिएक्ट करेगा, तो MnO4 माइनस, ठीक है। अब देखो मैं ये भी ट्रिक बता देता हूं आपको कि हम कैसे हाफ रिएक्शन बनाते हैं। आप ये याद रख लो कि इसमें Mn का जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 में कन्वर्ट होता है। पहले तो ये याद रख लो, Mn का +7 किस में कन्वर्ट होता है? Mn का +7 Mn का +2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो Mn ये ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो यहां 8H+ ले लेंगे। जितने ऑक्सीजन है उसके डबल H+ ले लो। और +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए? सॉरी, न्यूट्रलाइज नहीं होने के लिए, Mn+7 को Mn+2 में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5, तभी तो वो +7 से +2 में जाएगा। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। और अब क्या है? 4 ऑक्सीजन है, 4 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। तो दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। H+ है तो एसिडिक मीडियम हो ही गया। K2Cr2O7 में Cr2O7-2 है। अब देखो यहां पर 7 मॉलिक्यूल क्या है? ऑक्सीजन, सॉरी 7 ऑक्सीजन है, या 4 थे, तो 4 का डबल लिया 8H+, तो 7 का डबल लेंगे 14H+। और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? 2 क्रोमियम +3, क्योंकि यहां दोनों क्रोमियम है, मैंने अभी बताया दोनों क्रोमियम पर +6 है, तो दोनों क्रोमियम +6 +3 में जाएंगे, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 6, 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा +3 में कन्वर्ट होने के लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा +3 में कन्वर्ट होने के लिए। और अब 7 और ये तो +7H2। आई थिंक ये दोनों बहुत, अभी जो बोर्ड पे लिखी हुई है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, जो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड में जरूर दिखेगी, ठीक है। आप अगर एग्जाम दोगे तो आप वेरियस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन पे बेस्ट क्वेश्चन जरूर मिलेगा। खैर अब इसमें ये हो गया कि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब जैसे मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, मैं आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं वही ले लूं 2I-, अब आप पोस्ट करके 2I- की रिएक्शन करके देखो, ठीक है। फिर मैं करता हूं, ये देखो, तो 2I- किस में कन्वर्ट होगा? I2+2 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने K2Cr2O7 वाले केस में बताया था, यानी प्रीवियस में। अब 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर 5 है, तो अब हमारे को बैलेंस कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं कि अगर हमको दोनों तरफ अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, हमको दोनों तरफ अल्टीमेटली क्या बैलेंस करने हैं? इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे हैं। अब जब एक तरफ ओड नंबर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ये तो हमारी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक। अब ये नीचे जो नेट बनेगी वो बनेगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान दो बेटा, अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना है? 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब रिएक्शन को ऐड कर दो। अब जब आप रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2MnO4 माइनस, ये रहा, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो 2MnO4 माइनस 8 की जगह 16 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई है।
10 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन से ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 into 5 10I माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 5 into 5I2 2Mn plus 2 8H2O। तो ये बन गया हमारा, ये रिएक्शन बन गई। अब अगर यहां पर वही वाली बात होती बेटा जो कि पहले था कि अगर मैं यहां पर इसकी जगह मैंने ले लिया ऑक्सलेट आयन, ऑक्सैलिक एसिड का C2O4 minus 2, C2O4 minus 2, तो क्या बन जाएगा 2CO2, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा MnO4 minus 8H plus, अब यहां पर भी वही वाला बात हो गया, ठीक है। अब खाली यहां पर क्या आ जाएगा, ये ऑक्सलेट आयन है, तो यहाँ ऑक्सलेट आयन कितने आ जाएंगे और I2 आयन कितने आ जाएंगे, खाली यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 5C2O4 minus 2, 5C2O4 minus 2, 10CO2, 10CO2, तो 2MnO4 16H प्लस ये हो गया। अब यहां पर ये बन गया बेटा 5C2O4 minus 2 10CO2 और ये, तो ये वाला रिएक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड प्रैक्टिकल 12 के अंदर ये इक्वेशन है हमारा KMnO4 का ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्राइटेशन है जिसका आयनिक रिएक्शन है। अब देखो ये कितना इजी है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सैलिक एसिड C2O4 minus 2 को ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। हम ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं, पिपेट आउट ऑक्सैलिक एसिड करते हैं, KMnO4 ब्यूरेट में होता है, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, KMnO4 ब्यूरेट में होता है और ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज ड्रॉप कॉनिकल फ्लास्क में एंटर करता है और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम पिपेट आउट करते हैं 20 ml ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन और फिर H2SO4 डालकर एसिडिक मीडियम के अंदर ट्राइटेशन करते हैं और ये इसकी रिडॉक्स ट्राइटेशन, इस तरह की ट्राइटेशन को रिडॉक्स बोलते हैं, जिसमें ब्यूरेट के अंदर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और पिपेट आउट जो करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये देखो कितना इजी हो गया। उसी तरह से हम अगर अब मैं ज्यादा डिस्कस क्या करूं, अब आपको समझ में आ गया है किस तरह से रिएक्शन बनाने। अब Fe+2 का रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe+3 बनेगा। Fe+3 बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे को ऊपर वाले रिएक्शन को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाने चाहिए, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, या फेरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस 5 Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 Fe+3 में। क्लियर है? तो इस तरह से हम अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है जो ये वाला बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये अगर लर्न कर लोगे तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके साथ आप इसको ऐड कर लो। किस तरह से ऐड कर रहा है, मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए आपको। अब यहां पर देखो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 है। मैंने क्या कहा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 1 मोल जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उससे डिवाइड करना है। तो ये इस तरह से हमने इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देखा, और एसिडिक मीडियम में ही ये मैं फ्रीक्वेंटली पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। और अगर हम आगे देखें तो
ये इसका ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम जो अभी मैं डिस्कस कर चुका। और फिर ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये अब आप कर सकते हैं, सल्फाइड से भी खुद ही कर सकते हैं, सल्फाइड से I- से Cl- से आप खुद रिएक्शन बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल दिए हैं डेमो के लिए। अब हम आगे देखें तो ऑक्सीडेशन इन न्यूट्रल मीडियम। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लर्न कर लें, मैं क्लियर कर दूं एसिडिक मीडियम वाली मैंने काम की है, बाकी हमारे बुक्स के अंदर खाली ये 2 रिएक्शन दे रखी है जो इंपॉर्टेंट है। 2 नहीं, थोड़ी ज्यादा दे रखी है, 2-3 रिएक्शन दे रखी है, इसकी 1 दे रखी है, इसकी 2 दे रखी, लेकिन पूछते यही वाली है जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। तो ऑक्सीडेशन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, जब वाटर हम KMnO4 को जब वाटर में डालते हैं तब वो जब रिएक्ट करता है तो ये वाली रिएक्शन न्यूट्रल में, जैसे अपन ने एसिडिक मीडियम में देखा था ना, MnO4- प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 गिव्स Mn+2, ठीक है ना। यानी मेरे कहने का मतलब जैसे हमने ये वाला रिडक्शन रिएक्शन देखा था ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम का, आपको ये वाला बेस्ट रिएक्शन अच्छे से याद होना चाहिए। तो उसी तरह से अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो आपको ये वाला रिएक्शन अच्छे से याद होना चाहिए। फिर रिएक्शन को ऐड करना हुआ MnO4- 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन MnO2 प्लस 4OH-, ये वाला रिएक्शन रट लो। और फिर मैंने जो आपको मेथड सिखाया H2S से, चाहे सल्फाइड से, चाहे I- से, वो आप इस तरह से ऐड करते जाओगे उसमें दोनों रिएक्शन को मिला के। यहाँ जो फ्रीक्वेंटली रिएक्शन पूछी गई है न्यूट्रल मीडियम में वो H2S के साथ पूछी जाती है। तो वो रिएक्शन ये है 2MnO4- thrice H2S 2OH- 2 MnO2 2H2O प्लस 3 सल्फर। और इसी तरह से इन एल्कलाइन सॉल्यूशन की बात करें तो एल्कलाइन सॉल्यूशन का भी रिएक्शन ऑलमोस्ट वही है 2MnO4- H2O 2 MnO2। यहां पर भी MnO2 बन रहा है, यहां पर भी MnO2 बन रहा है, ठीक है। यानी MnO4- यहां MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो एल्कलाइन मीडियम में भी MnO4- MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर भी ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आयोडेड आयन। क्या बोलते हैं? IO3- को क्या बोलते हैं? IO3- इज कॉल्ड आयोडेड आयन। तो ये आयोडेड आयन बनता है। तो यहाँ पर ये आप थोड़ा सा इसको लर्न कर लेना। और अगर हम यहाँ पर देखें चाहे एसिडिक चाहे न्यूट्रल मीडियम हो चाहे अल्कलाइन मीडियम हो, ये Mn पर तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ हो गई +4। MnO2 है तो 2 ऑक्सीजन है तो +4 हो गया। इसका मतलब +7 से +4 में कन्वर्ट होगा, +7 से +4 में कन्वर्ट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, जो KMnO4 का जो इक्विवेलेंट मास है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम, तो उसमें क्या लिखेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइड बाय 3, ये आप ध्यान रखना। लेकिन ये बोर्ड्स एग्जाम में कम पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा पूछते हैं इक्विवेलेंट मास। तो हमने देखा KMnO4 न्यूट्रल मीडियम, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम तीनों में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें वापस आ गया मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन क्या होता है? MnO4- आयन। और पर मैग्नेट आयन क्या होता है? MnO4-। तो अगर हम यहां देखें तो MnO4-, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? X4- 2 X = +6। और MnO4- पर क्या आ जाएगा? X4- 2 - 1 X = +7। यानी यहां पर Mn, इसका मतलब मैग्नेट आयन और पर मैग्नेट आयन दोनों कोवेलेंट होंगे, क्योंकि Mn जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, +6 है, तो इनका पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होगा। तो अब अपन अगर इनका MnO4 का स्ट्रक्चर देखें तो MnO4 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, Mn ये हो जाएगा। दोनों में ये है। अब इसमें क्या है? 2 ऑक्सीजन पे तो माइनस आ जाएगा और बाकी जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर। दिस इज द
मैग्नेट आयन, ये मैग्नेट आयन हो गया हमारा MnO4 माइनस, और Mn पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, और Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो हमको मालूम है। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है Mn आर्गन 3d5 4s2। तो 3d5 4s2 में से अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो Mn+2 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3d1, और ये Mn+3, सॉरी बेटा Mn+6 की बात कर रहा हूं, और Mn+7 की। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 5 ही निकले, एक ही 2 यहां से निकले और 4 यहां से निकल जाएंगे, तो डी में एक ही रह जाएगा, और 7 है तो 2 ये निकल जाएंगे, 5 ये निकल जाएंगे, तो यहाँ Mn+6 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 3d1। ठीक है, आर्गन 3d1, ये हो गया हमारा Mn+6 का। और इसी तरह से Mn+7 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन 3d0, यानी आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, और यहां पर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो 3d1 है तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये जो आयन है, ये वाला जो आयन है परमैग्नेट आयन, वो होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। क्यों होता है परमैग्नेट आयन? क्योंकि इसमें n की वैल्यू 1 है, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। और ये जो परमैग्नेट आयन है, ये जो परमैग्नेट आयन है, दिस परमैग्नेट आयन इज डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो कुल मिला के ये हो गया कि परमैग्नेट आयन है, सॉरी मैग्नेट आयन पैरामैग्नेटिक है, 3d1 है, Mn+6 है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये परमैग्नेट आयन है, MnO4 माइनस है, Mn पर +6 है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। तो हमने इस तरह से ये सारी KMnO4 और K2Cr2 7 की प्रिपरेशन और उनकी रिडॉक्स रिएक्शंस, और या यूं बोलूं मैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब हम बाकी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स और जो टॉपिक रहे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।